क्या आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट का कर या कोई भी कॉम्पिटिटिव का कर रहे हो तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम है योगदीप प्रधान और ये आपका एक छोटा सा चैनल है योगदीप सर क्लास, जहाँ पे आपको मैं पढ़ाऊंगा फिजिक्स नॉट ओनली फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, नॉट ओनली फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, इवन फॉर द कॉम्पिटिटिव जैसे कि नीट, जेईई, एनडीए और कोई भी कॉम्पिटिशन्स के लिए। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग ने बात किया था थॉमसन एटॉमिक मॉडल के ऊपर। तो आपने नहीं देखा है वो लेक्चर्स तो आप ये आई वाला बटन क्लिक करके आप देख सकते हो और यहाँ पे आप आ सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड मॉडल के ऊपर, दैट इज कॉल्ड रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। बढ़िया सा मॉडल है और थॉमसन से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो पहले रुदरफोर्ड मॉडल पढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे रुदरफोर्ड का एक सबसे बढ़िया एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है रुदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, और इसको आप कह भी सकते हो रुदरफोर्ड थिन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसका नाम पड़ा रुदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। बट आप एनसीईआरटी बुक या कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उठा के आप पढ़ोगे, वहां पे इंफॉर्मेशन ऐसा दिया है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है एक्चुअली रुदरफोर्ड ने नहीं किया था। ये एक्सपेरिमेंट किया था दो स्टूडेंट जिसका नाम था गाइगर और मार्सडेन। गाइगर और मार्सडेन ने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था किसके कहने के ऊपर? रुदरफोर्ड के कहने के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। तो सबसे बढ़िया बात बोलूं बेटा कि गाइगर और मार्सडेन दोनों बैचलर भी पास नहीं किया था, दे वर जस्ट 20 इयर्स ओल्ड। 20 साल का बंदा ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन उसको मिला वो ऑब्जर्वेशन उसने आके रख दिया रुदरफोर्ड के आगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि गाइगर मार्सडेन ने एक्सपेरिमेंट में क्या किया और उसका ऑब्जर्वेशंस क्या था, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट या तो गाइगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट में अरेंजमेंट क्या है। ठीक है बेटा, तो आप ये जो डायग्राम है इसको अच्छी तरह से देखोगे तो यहाँ पे एक ऐसा वाला मतलब एलिमेंट मैंने यहाँ पे रखा है। जो ये एलिमेंट है इसका नाम है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या एक्टिव एलिमेंट बेटा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब सर, रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब ऐसा वाला एलिमेंट रुदरफोर्ड ने लिया था जहां से जिस एटम से या जिस एटम के न्यूक्लियाई से डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस एमिट हो रहा था। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली हमने लिया था बिस्मथ, क्योंकि बिस्मथ एक कैसा वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट है? बिस्मथ एक अल्फा एमिटर है बेटा। कौन सा वाला एमिटर? अल्फा एमिटर। अब अल्फा एमिटर का मतलब क्या है सर? बेटा देखो, ये अल्फा एक ऐसा पार्टिकल है जिसका चार्ज होता है पॉजिटिव, और ये क्या है सर? ये होता है आपका हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम एटम से आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो जो रिमेनिंग चीज है उसको कहते हो अल्फा पार्टिकल। ठीक है, और इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, डोंट वरी बेटा। इसके बाद के चैप्टर जो न्यूक्लियाई पढ़ेगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि ये अल्फा पार्टिकल्स क्या है। तो अभी इतना याद रखते हैं कि एक अल्फा पार्टिकल बिस्मथ एटम से निकल के बाहर आ रहा है। ठीक है, और इसको मैंने रख दिया है एक लेड बॉक्स के अंदर। क्योंकि लेड क्यों रखा है मैंने? क्योंकि लेड एक ऐसा वाला एलिमेंट है जो आसानी से मतलब इजीली ये जो रेडिएशन जो निकल के आ रहा है उसको आराम से ये क्या कर सकता है बेटा? ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो बिस्मथ लिया है, ये बिस्मथ से जो अल्फा निकल के आ रहा है, इतना याद रखो कि अल्फा के पास काइनेटिक एनर्जी होगा, और वो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? वो होगा 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ज्यादा है, पर उतना ज्यादा भी नहीं है, बट कंपैरेटिवली आप देखोगे तो ये ज्यादा ही है। ठीक है, तो अल्फा से निकल मतलब बिस्मथ से निकल के आ रहा है अल्फा। अल्फा के पास कितना एनर्जी है? 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसके आगे आप जाके देखोगे तो मैंने यहाँ पे रखा है एक लेड बॉक्स। फिर से लेड सर? हाँ बेटा। अब ये लेड बॉक्स का जो काम है और इसका जो काम है, दोनों का काम सेम नहीं है, लगभग सेम है। क्योंकि देखो बेटा, ये जो मैंने रखा है लेड बॉक्स, इसका एक्चुअल काम है कोलिमेट करना। इसका क्या काम है बेटा? कोलिमेटर का काम करता है। कोलिमेटर का मतलब ये है बेटा कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को आप देखोगे, वहां से जो अल्फा पार्टिकल्स निकल के आएगा वो तो रैंडमली स्कैटर्ड होगा। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि अल्फा पार्टिकल का कोई अलाइनमेंट नहीं होगा, मतलब एक कोई स्पेसिफिक डायरेक्शंस नहीं होगा। तो यहां से जो अल्फा निकल के आ रहा है वो चारों मतलब ऑल डायरेक्शंस में एमिट होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो।
अब जैसे कि ये वाला अल्फा ऐसे करके जा रहा है, ये जो अल्फा ऐसे करके आ रहा है और ये अल्फा ऐसे करके जा रहा है, तो मतलब अल्फा स्कैटर्ड होगा तो ये जो फॉइल है गोल्ड का, बेसिकली ये जो फॉइल है क्या चीज का बना है बेटा, गोल्ड का, ये गोल्ड फॉइल को आप अल्फा पार्टिकल से हीट नहीं कर सकते। तो इसने मैंने कहा, हम लोग ने क्या किया, रुदरफोर्ड ने एक यहाँ पे पीवी ब्लॉक रख दिया जिसके बीच में बहुत छोटा सा गैप है, और ये गैप क्या करेगा, कोई भी अल्फा पार्टिकल ये गैप से पास हो रहा है तो उसको ये कोलिमेट करेगा। कोलिमेट का मतलब एक स्पेसिफिक डायरेक्शंस में अल्फा पार्टिकल को अलाइन कर देगा, ठीक है। तो मतलब जितना भी अल्फा पार्टिकल यहां से निकल के आ रहा है, ये कोलिमेटर क्या करेगा, उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शंस देगा, तुमको इधर जाना है बेटा, इधर, कहां जा रहे, इधर जाओ। ये वाला डायरेक्शंस कौन देता है बेटा, पीवी ब्लॉक। सिर्फ इतना ही नहीं कि ये पीवी ब्लॉक के बीच का जो ब्लॉक के गैप है वो इतना छोटा है कि ये जो अल्फा पार्टिकल जब ये गैप से जब पास होगा तभी अल्फा पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा। एक्सीलरेट करने के कारण से अल्फा पार्टिकल का जो एनर्जी है, कौन सा एनर्जी बेटा, काइनेटिक एनर्जी, थोड़ा सा इंक्रीज होगा। अब आप ये सोच रहे हो कि अरे सर यहाँ पे तो आपने कुछ नहीं किया है तो कैसे एक्सीलरेट होगा। बेटा देखो कि जो गैप है वो इतना छोटा है कि जब ये अल्फा पार्टिकल जब ये गैप से जब मूव होगा, ये दो अल्फा पार्टिकल लाइक चार्ज है क्योंकि दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दो पार्टिकल क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल्शंस क्रिएट करेगा। तो रिपल्शंस के कारण से ये दोनों एक्सीलरेट होगा और इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। अब ये अल्फा के आगे मैंने रख दिया है गोल्ड, गोल्ड GOLD, गोल्ड, अरे बाबा गोल्ड। अब ये जो गोल्ड है ये इतना पतला मैंने लिया है तो इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ा थिन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जिसका आप थिकनेस देखोगे तो इसका थिकनेस लगभग है 10 टू द पावर -6 मीटर से 10 टू द पावर -8 मीटर। बहुत पतला लिया है मैंने, बहुत पतला। अब आप यहाँ पे फिर भी पूछ सकती हो कि सर क्यों आपने गोल्ड लिया एक्सपेरिमेंट में। बेटा देखो गोल्ड का एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है, इसका पिक्यूलर प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्या है, तो मतलब गोल्ड क्या होता है बेटा, गोल्ड इज मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब क्या है कि गोल्ड को आप ना आसान मतलब इजी वे में इसका कोई भी शेप में आप कन्वर्ट कर सकते हो, और जितना हो सके आप उसको ना मार के इतना पतला भी बना सकते हो। सो यू कैन मेक इट वेरी थिन। बट इफ आई टेक सिल्वर इंस्टेड ऑफ गोल्ड, इफ आई टेक कॉपर, कोई भी मटेरियल में लूं तो इतना पतला मैं नहीं बना पाऊंगा। अब आप पूछोगी सर इतना पतला क्यों बना रहे हो। बेटा देखो मतलब थिन बनाने का मतलब यह है कि मैंने गोल्ड को इतना पतला बनाया है कि तो मैंने गोल्ड का जो फॉइल है इसे करके यहाँ पे रखूं तो मैं आपको देख सकता हूं इजीली, आई कैन सी इट्स जस्ट लाइक ए ट्रांसपेरेंट, इतना पतला है। अब ये व्हाई द गोल्ड फॉइल इज सो थिन। बेटा देखो मैंने एक मोटा वाला फॉइल लिया, हाँ पहले समझते कि मोटा वाला लेने से क्या होगा। बेटा मैंने मोटा वाला फॉइल लिया और मैंने उसके बाद पतला वाला फॉइल लिया, दोनों में डिफरेंस क्या है सर। डिफरेंस देखो बेटा, मैंने मोटा वाला फॉइल लिया तो क्या होगा, ये फॉइल के अंदर तुम माइक्रोस्कोपिक लेवल में जाके देखोगे तो डेफिनेटली ये मैटर है। मैटर क्या चीज से बना होता है, आगे भी बताया था, क्या चीज है बेटा, वेरी गुड, एटम से बना होता है। चलो तो एटम से बना होता है तो इसका मतलब इसके अंदर में भी क्या होगा बेटा, एटम ऐसे करके अरेंज होगा। अब यहां पे देखो बेटा कि इफ ये गोल्ड फॉइल बहुत मोटा है, बहुत थिक है, तो तुमको सिर्फ वन लेयर ऑफ एटम्स ही नहीं मिलेगा, यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स तुमको मिलेगा। जैसे कि एक लेयर ये हो गया क्या चीज का, एटम्स का, और उसके पीछे दूसरा लेयर होगा ऐसे करके, ठीक है, इसके पीछे दूसरा लेयर होगा ऐसे करके, और इसके पीछे भी देखोगे तीसरा होगा, थर्ड लेयर होगा। तो ऐसे कर करके बहुत सारा मल्टीपल लेयर आपको मिलेगा एक मतलब थिक फॉइल में। अब मल्टीपल लेयर होने का मतलब क्या होगा सर, मल्टीपल लेयर होने से क्या होगा बेटा, देखो अल्फा पार्टिकल एक हेवी पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल क्या है, पार्टिकल हेवी पार्टिकल है। तो अल्फा पार्टिकल के पास उतना ज्यादा एनर्जी नहीं होगा जितना कि गामा के पास होता है और बीटा के पास होता है, क्योंकि वो बहुत लाइट पार्टिकल है। तो गामा के पास है काइनेटिक एनर्जी। जब अल्फा पार्टिकल जब यहां से पास होके जब ये फॉइल को जब हीट करेगा तभी क्या होगा बेटा, हीट मतलब क्या है, कोलिजन्स हो रहा है। क्या चीज के बीच में कोलिजन्स, अल्फा और गोल्ड एटम के बीच में कोलिजन्स होगा। जब अल्फा और गोल्ड फॉइल के बीच में या गोल्ड एटम के बीच में जब कोलिजन्स होगा तभी अल्फा विल लूज एनर्जी,
यस, अल्फा क्या होगा, अल्फा का कोई पार्ट ऑफ एनर्जी एटॉम अब्सॉर्ब कर देगा। फर्स्ट लेयर ने अब्सॉर्ब किया, फिर ये जाके सेकंड लेयर के साथ इंटरैक्ट करेगा और एनर्जी डिक्रीज हुआ, थर्ड लेयर के साथ करेगा और एनर्जी डिक्रीज हुआ। ये मतलब मल्टीपल लेयर मैंने यहाँ पे रखा है, तो एनर्जी लूज होते 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 जाएगा। तो अल्टीमेटली जब अल्फा यहाँ पे पहुंचेगा तभी अल्फा का एनर्जी लगभग जीरो। इफ अल्फा के पास एनर्जी भी है यहां पहुंचने के बाद, तो उसके पास इतना काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा जो यहां पे जाके ये क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, स्कैंटिलेशंस। क्योंकि यहां पे देख सकते हो स्क्रीन को मैंने ZnS जिंक सल्फाइड से कोट किया है। जिंक सल्फाइड का काम क्या है बेटा, जिंक सल्फाइड का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो एक फ्लोरोसेंस क्रिएट कर सकता है। फ्लोरोसेंस का मतलब क्या है बेटा, जैसे रात में जो ग्लो होता है ना लाइट, हाँ उसको कहते हैं फ्लोरोसेंस। ऐसा ही मतलब एलिमेंट जिंक सल्फाइड भी है, क्योंकि जब आप ये जो स्क्रीन है इसको जब कोई पार्टिकल से मारोगे तो वहां पे एक स्कैंटिलेशंस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसलिए जब अल्फा आप थिक फॉइल से पास करोगे तो मतलब जो अल्फा निकल के आएगा उसमें एनर्जी होगा ही नहीं, या इफ एनर्जी होगा भी इतना मतलब यहाँ पे जाके वो स्कैंटिलेशंस प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जब हम लोग ने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तभी हम लोग ने क्या सोचा कि चलो थिक फॉइल लेने से अच्छा ये है कि वी विल टेक अ थिन फॉइल, एकदम पतला वाला फॉइल हम लोग लेंगे। पतला वाला लेने का फायदा ये है कि क्योंकि बेटा ये पतला वाला फॉइल में ये पॉसिबिलिटीज है कि आई विल गेट ओनली वन लेयर ऑफ एटम, सिर्फ एक ही लेयर ऑफ एटम होगा, मतलब यहाँ पे मल्टीपल लेयर ऑफ एटम्स नहीं होगा। तो दैट मींस यहाँ पे क्या होगा बेटा, सिंगल लेयर ऑफ एटम मुझे चाहिए, सिंगल लेयर, ठीक है। क्या चाहिए बेटा, सिंगल लेयर ऑफ एटम। तो सिंगल लेयर ऑफ एटम होने का फायदा क्या होगा बेटा, क्योंकि यहां से आएगा कौन, अल्फा, तो आके इंटरैक्ट किया किसके साथ, एटम्स के साथ, और उसके बाद यहां से निकल के बाहर आएगा। तो इसका मतलब ऐसे करके अल्फा जा रहा है, हिट किया किसको, गोल्ड फॉइल को, आसानी से मतलब इजीली से ये निकल के बाहर भी आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए वी आर यूजिंग सिंगल लेयर एटम, या तो कह सकते हो थिन फॉइल। तो याद रखो ये जो गोल्ड फॉइल मैंने लिया है बेटा ये बहुत पतला है, तो ये है थिन फॉइल, ठीक है। अब यहां पे हम लोग एक्सपेरिमेंट चलो स्टार्ट करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट जब आप लोग स्टार्ट करोगे तो ये जो बिस्मथ एटम जो मैंने लिया है यहां से क्या निकल के आएगा, अल्फा। अब ये जो अल्फा है इसको मैंने कोलिमेट किया है, कोलिमेट का मतलब अलाइन किया है, और ये जो अल्फा जाके हीट करेगा क्या चीज को, फॉइल को, और उसके बाद में पीछे वाला जो मेरे पास जो स्क्रीन है वहां पे स्कैंटिलेशंस प्रोड्यूस होगा, और वो स्कैंटिलेशंस में डिटेक्ट कर सकता हूं माइक्रोस्कोप से, ठीक है। ये मत समझो कि सिर्फ बायोलॉजी में माइक्रोस्कोप होता है, फिजिक्स में भी माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है। तो ये माइक्रोस्कोप को बेसिकली हम लोग कहते हैं ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, मतलब इसको आप ना ऐसे करके स्लाइड करके ऐसे करके आप देख सकते हो, ठीक है, बढ़िया। चलो अब जब मैंने एक्सपेरिमेंट ये कंडक्ट किया, मैंने तो नहीं, रुदरफोर्ड ने किया या गाइगर मैस्टर्स ने किया, व्हेन दे डिड दिस एक्सपेरिमेंट तभी उस लोग ने क्या देखा कि जब अल्फा पार्टिकल निकल के आ रहा है तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा था, ये जो फॉइल है इसको इजीली पेनिट्रेट करके पीछे क्या क्रिएट कर रहा था, स्कैंटिलेशन। मतलब एक अल्फा आया ऐसे करके अल्फा आया, और ये जो अल्फा था ये इजीली फॉइल को पेनिट्रेट करके पीछे यहाँ पे एक स्कैंटिलेशंस प्रोड्यूस कर रहा था। दूसरा आया, हिट किया, पेनिट्रेट किया, स्कैंटिलेशंस। मतलब सर स्कैंटिलेशंस तो प्रोड्यूस, हाँ बेटा स्कैंटिलेशंस प्रोड्यूस हो रहा है, बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात क्या था कि ये जो अल्फा पार्टिकल का जो डायरेक्शंस था, जब ये फॉइल को हीट किया तब इसका डायरेक्शंस में कोई चेंजेस ही नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, और जो इंटेंसिटी से जो हिट करना था, मतलब जो इंटेंसिटी से यहाँ पे जो स्पार्क क्रिएट हो रहा था, इसका कहने का मतलब ये था कि अल्फा का एनर्जी में भी चेंजेस नहीं था। तो मतलब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वाज गोइंग स्ट्रेट, एकदम आगे जा रहा था और स्कैंटिलेशन प्रोड्यूस कर रहा था, सीधा गया प्रोड्यूस किया स्कैंटिलेशन, इसका एनर्जी में भी कोई चेंजेस नहीं था। तो रुदरफोर्ड ने कहा कि व्हाई द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज गोइंग स्ट्रेट। जब उसने कैलकुलेशंस किया तभी रुदरफोर्ड ने क्या देखा, बेटा कि 99.14%, yeah, this is the observation, I will write down the observation, उसके बाद हम लोग रिजल्ट्स लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो मतलब around 99.84%,
लगभग 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 देख सकते हो 100% ही है। 99.84% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, 99.84% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर अनडिविएटेड बाय द फॉइल, मतलब फॉइल से जो डिविएट ही नहीं हो रहा था, ऐसे करके गया, स्कैंटिलेशन प्रोड्यूस किया, सीधा सीधा रास्ता पे जा रहा था, तो मतलब अनडिविएटेड था। दैट इज, अनडिविएट का मतलब क्या है? मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, moving in a ST line, ST सर शेड्यूल ट्राइट लाइन क्या है बेटा? ST लाइन है, ST मतलब स्ट्रेट लाइन। तो इफ पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो इसके मतलब ये है कि जो पार्टिकल है वो कोई डिफ्लेक्ट कर रहा था? नहीं सर। तो इसका मतलब एंगल ऑफ स्कैटरिंग, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी कह सकते हो 0 डिग्री, मतलब गया हिट किया। बट यहां पे दूसरा केसेस में रुदरफोर्ड ने क्या देखा कि 99.84% तो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, but remaining 0.14% of the alpha particle was deflected. 0.14% of the alpha particle was deflected. कोई alpha particle ऐसा था जो यहां से तो आ रहा था सीधा करके, बट यहां पे आने के बाद वो अल्फा पार्टिकल मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं कर रहा था, मतलब वो उसको तो करना चाहिए था ऐसे वाला पाथ, उसको ट्रेस करना था ऐसे वाला पाथ, बट वो अल्फा पार्टिकल आफ्टर फॉइल से ऐसे करके जाके यहां पे स्कैंटिलेशन प्रोड्यूस कर रहा था। तो इसका मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल है बेटा, ये क्या हो रहा है? ये स्कैटर्ड हो रहा है। क्या चीज के कारण से? फॉइल के कारण से। पर ये जो नंबर ऑफ है, ये जो नंबर है 0.14% है। कितना बेटा? 0.14%। तो मतलब तुम कह सकते हो कि अराउंड 0.14% ऑफ alpha particles, 0.14% of alpha particles were deviated by the foil, तो foil के कारण से 0.14% डिविएट हो रहा था। अब ये डिविएशन का मतलब ये भी समझो कि एंगल ऑफ स्कैटरिंग मोर देन 1 डिग्री है, मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन से हट के वो जा रहा है कि उसके पास एक सर्टेन एंगल है और वो एंगल ग्रेटर देन 1 डिग्री था, 1 डिग्री से ज्यादा। अब सिर्फ रुदरफोर्ड ने इतना भी नहीं देखा कि कोई ऐसा भी एलिमेंट था, कोई ऐसा भी पार्टिकल था अल्फा जो 90 डिग्री से भी ऊपर में ट्रैवल कर रहा था। इसका मतलब ऐसे करके आया, टू हिट किया, उसके बाद ऐसे करके जा रहा था, मतलब उसका जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग था, एंगल ऑफ स्कैटरिंग सॉरी मोर देन या ग्रेटर देन 90 डिग्री भी था। पर ये जो मोर देन 90 डिग्री जो स्कैटर कर रहा है वो बहुत कम है। मतलब इतना समझो कि आउट ऑफ 8000, मतलब 1 आउट ऑफ 8000 में एक पार्टिकल ऐसा था जो मोर देन 90 डिग्री बना के जा रहा था। दैट मींस आई कैन से 1 आउट ऑफ 8000 द पार्टिकल, मतलब अब समझो पार्टिकल का मतलब है अल्फा, पार्टिकल वाज डिविएटेड, ओके, पार्टिकल वाज डिविएटेड मोर देन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से भी ज्यादा बना के वो जा रहा था ऐसे करके, ठीक है। फिर अगेन उसने क्या देखा, और ऑब्जर्वेशंस को और एनालाइज किया, उसने और केयरफुल एनालाइज किया, तभी उसने ये भी देखा कि 1 आउट ऑफ 10 to the power 6, 10 to the power 6 का मतलब कितना है? 1 मिलियन, ठीक है। तो 1 आउट ऑफ 10 to the power 6 particles, 1 out of 10 to the power 6 particle was deviated more than 180 degree। तो मतलब 1 मिलियन में एक पार्टिकल ऐसा भी था जो सीधा ऐसे करके जा रहा था, बट आफ्टर हीटिंग द गोल्ड फॉइल उसका जो पाथ था ना वो ऐसे करके आ रहा था, मतलब वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा था, बाउंस हो रहा था, टुक 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 ऐसे करके। पर ये जो रिफ्लेक्ट बैक जो अल्फा पार्टिकल हो रहा है ये बहुत रेयर है। रेयर का मतलब 1 मिलियंस में एक ही अल्फा पार्टिकल था जो जाके वापस आ रहा था। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते कि इसमें रुदरफोर्ड होता तो हम लोग कहते अरे बाबा देखो ना 99.84% तो मतलब आराम से मतलब अनडिविएटेड है, अरे इसको तो तुम नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। पर रुदरफोर्ड ने नेग्लेक्ट नहीं किया ये चीज को, रुदरफोर्ड ने ये चीज को नेग्लेक्ट नहीं किया, इसको बहुत एनालाइज किया
और इवन रुदरफोर्ड ने क्या किया, तो ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, कि नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स है अल्फा पार्टिकल्स और ये जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग इसका उसने क्या किया बेटा, प्लॉट मतलब क्रिएट किया। तो मतलब प्लॉट में उसने देखा कि 0 डिग्री में बहुत पार्टिकल्स डिफ्लेक्शंस था। मतलब आप इसको मिटा देता हूं, चलो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ओके, तो रुदरफोर्ड ने क्या देखा बेटा, रुदरफोर्ड ने ये देखा कि रुदरफोर्ड ने क्या देखा बेटा, कि रुदरफोर्ड ने ये देखा कि इफ तुम ये जो प्लॉट है बेटा, ये प्लॉट क्रिएट करोगे, क्या क्या चीज का प्लॉट, नंबर ऑफ पार्टिकल और एंगल ऑफ स्कैटरिंग। थीटा मतलब एंगल ऑफ स्कैटरिंग, याद रखो थीटा का मतलब क्या बेटा, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है। तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग और नंबर ऑफ पार्टिकल के बीच में आप प्लॉट क्रिएट करोगे, तो तभी रुदरफोर्ड ने क्या देखा कि मैक्सिमम पार्टिकल 0 डिग्री में ही मतलब ट्रैवल कर रहा है। तो मतलब मैक्सिमम पार्टिकल का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन था 0 डिग्री। जब आप एंगल ऑफ स्कैटरिंग को इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल ऐसे करके डिक्रीज हो रहा था। इसको हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग प्लॉट। तो मतलब ये ग्राफ का मतलब क्या है कि मैक्सिमम पार्टिकल 0 डिग्री के आसपास में डिफ्लेक्शन है हो रहा है, बट अब 180 डिग्री सोचो, ये वो कितना पार्टिकल कर रहा था, बहुत कम, क्लोज टू 0। तो मतलब 1 मिलियन में सिर्फ एक ही पार्टिकल था जो 180 डिग्री में क्या कर रहा था, डिफ्लेक्शंस कर रहा था। अब ये चीज को रुदरफोर्ड ने बहुत दिमाग लगा के सोचा कि ऐसा वाला ऑब्जर्वेशंस में क्यों मिल रहा है, मतलब ऐसा वाला ऑब्जर्वेशंस क्यों मेरे पास आ रहा है। तो तभी रुदरफोर्ड ने एक एक स्टेटमेंट या एक एक चीज को अच्छी तरह से क्या किया बेटा, एनालाइज किया। तो अब अच्छी तरह से देखो कि मैंने कहा कि 99.86% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर अनडिविएटेड। तो मतलब सोचो कि 99.86% अल्फा पार्टिकल अनडिविएटेड था, इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है बेटा, सिर्फ अनडिविएटेड भी नहीं, अल्फा पार्टिकल का जो एनर्जी था वो एनर्जी में भी कोई चेंजेस नहीं था। कितना परसेंट था, 99.86% था। तो इसका मतलब ये है कि मतलब कोई एटम्स को आप देखोगे, क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल फॉयल को हिट कर रहा है, अल्फा पार्टिकल एक्चुअली किसको हिट कर रहा था, एटम्स को। और जब एटम्स को उसने हिट किया तभी अल्फा पार्टिकल का जो डायरेक्शंस है, जो एनर्जी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये होगा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी। क्योंकि एटम का स्पेस एम्प्टी था, इसलिए तो 99.86% अल्फा पार्टिकल वाज गोइंग स्ट्रेट। इफ एटम एम्प्टी नहीं होता तो ये जो नंबर है, परसेंटेज है, ये कम होता। तो मतलब तुम ये सोच सकते हो कि आउट ऑफ 100% लगभग 99% ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी। 99% एटम का जो स्पेस होता है वो एम्प्टी है। तो मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से रुदरफोर्ड ने कहा, रिजल्ट्स में रुदरफोर्ड ने दिया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी, बट एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी था। तो मतलब आप सोच सकते हो कि जो थॉमसन ने कहा था कि एटम एक सैचुरेटेड होता है, वो गलत था। क्योंकि एटम एक सैचुरेटेड होता तो 99.86% तो डिवेट हो जाता ना एटम के कारण से, क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल न्यूक्लियस और उसके बाद अल्फा भी पॉजिटिव, तो रिपल्शन हो जाता। पर यहाँ पे क्या मिला कि 99.86% तो एकदम सीधा सीधी जा रहा है। तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी, एक नंबर पर। अब दूसरे नंबर पे आप देखोगे कि 0.14% अल्फा पार्टिकल वाज डिविएटेड। तो मतलब जो डिविएशन हो रहा है वो बहुत कम परसेंट है। कितना परसेंट है, 0.14। तो मतलब 0.14% ही डिविएट हो रहा था। इसका मतलब ये है कि जो अल्फा पार्टिकल डिविएशन हो रहा है, सबसे पहले ये डिविएशन क्यों हो रहा है। अब इसमें एक ही चांसेस है बेटा कि अल्फा पार्टिकल डिविएशन हो रहा है क्योंकि अल्फा पार्टिकल के आगे कोई ना कोई पॉजिटिव पार्टिकल आया होगा,
ना, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है तभी तो डिफ्लेक्शंस होगा, तभी तो रिपल्शंस होगा। तो मतलब 0.4% अल्फा पार्टिकल के आगे आया था कोई पॉजिटिव पार्टिकल। पर ये याद रखो कि जो पॉजिटिव पार्टिकल जो अल्फा के आगे आया था उसका जो साइज ना बहुत छोटा है। सर कैसे पता चला? अरे बाबा देखो 99.86 के आगे नहीं आया था, ओनली 0.14% के आगे आया था। तो इसका मतलब एटम्स में पॉजिटिव पार्टिकल सैचुरेटेड वे में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो मतलब कोई भी एटम में सिर्फ एक ही पॉइंट है जहां पे पॉजिटिव पार्टिकल सैचुरेटेड है या पॉजिटिव पार्टिकल एक ही पॉइंट है। तो वो पॉइंट को रुदरफोर्ड ने कहा क्या? न्यूक्लियस। तो मतलब there is a tiny point, ठीक है, there is a tiny point या तो tiny point in a atom, ठीक है, there is a tiny point in a atom where the whole positive charge, where the whole positive charge is concentrated, okay, where the whole positive charge is concentrated, और उसको वो जो पॉइंट था उसको नाम दिया रुदरफोर्ड ने क्या बेटा? न्यूक्लियस। तो मतलब एटम में पॉजिटिव चार्ज मतलब सैचुरेटेड वे में डिस्ट्रीब्यूटेड है ही नहीं, एक ही पॉइंट है जहां पे पॉजिटिव चार्ज है और उसका नाम रख दिया उसने न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस के अंदर क्या है अभी पता नहीं है, पर इतना याद रखो कि न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। अब इसका साइज आप देखोगे ना, इसका अराउंड 10 to the power 15 मीटर है, बहुत छोटा है। आप देख सकते हो लगभग 1 फर्मी इतना साइज होता है न्यूक्लियस का, बहुत छोटा। और एटम का साइज आप देखोगे तो इसका अराउंड होता है 10 to the power -10 मीटर एटम का साइज। ये एटम का साइज, ये न्यूक्लियस का साइज अप्रोक्सीमेटली आई एम सेइंग, ठीक है। अब ये तीसरा वाला पॉइंट पे आप जाके देखोगे तो यहाँ पे है कि 1 out of 8000 में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा भी था जिसका डिफ्लेक्शन मोर देन 90 डिग्री था। सोचो ये ग्राफ में सोचो कि ये 90 डिग्री है, ये कितना है बेटा? 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री में कोई पार्टिकल ऐसा था जो डिफ्लेक्शन दिखा रहा था, कितना? मोर देन 90 डिग्री में या इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि ये जो न्यूक्लियस है, एक तो ये चीज क्लियर है कि ये न्यूक्लियस क्या है बेटा? बहुत छोटा है। बट इतना ही नहीं, अल्फा पार्टिकल को ये न्यूक्लियस 90 डिग्री से भी ज्यादा एंगल में डिफ्लेक्शन कर रहा है। इसका मतलब क्या है? वो जो पॉइंट है ना न्यूक्लियस, अब क्यों सा देखो, अल्फा पार्टिकल एक हेवी पार्टिकल है कि नहीं? अल्फा पार्टिकल क्या है बेटा? हेवी पार्टिकल है। और वो हेवी पार्टिकल को मोर देन 90 डिग्री में क्या कर रहा है? वो डिफ्लेक्शंस कर रहा है। तो इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी यहां पे आ सकता है कि जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस भी बहुत मैसिव है, वो भी हेवी है। तो न्यूक्लियस भी हेवी है और अल्फा भी हेवी है, तभी ही रिपल्शन हो पाएगा। अरे सर समझ में नहीं आया। देखो बेटा, ये मेरे पास एक बड़ा वाला बॉल है, ये मेरे पास बड़ा वाला बॉल है, सोचो फुटबॉल है, और इसके आगे मैंने छोटा सा मार्बल रख दिया है। अब मैंने ये मार्बल से ये बॉल को मैंने जब हीट किया तो ये बॉल मूव कर पाएगा? ये बॉल मूव करेगा क्या? नहीं ना, मतलब करेगा भी तो चांसेस बहुत कम है। अब ये जो बॉल को मुझे मूव करवाना है कोई चीज से हीट करके, तो डेफिनेटली जो चीज से मैं हीट करूंगा उसका भी साइज लगभग सेम होना चाहिए, या दोनों का मास कंपेरेटिव होना चाहिए, तभी तो मैं इसको हीट करूं तो ये मूव कर पाएगा कोई स्पेसिफिक डायरेक्शंस में। तो वही आइडिया रुदरफोर्ड ने यूज किया। तो इसका मतलब ये था कि न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल हेवी पार्टिकल है और न्यूक्लियस अल्फा को डिफ्लेक्शंस कर रहा है। तो इसका मतलब कि न्यूक्लियस भी एक हेवी पॉइंट है, मतलब न्यूक्लियस इज अ हेवी पॉइंट। तो ये भी याद रख सकते हो कि द मोस्ट ऑफ द एटम, मतलब द होल मास ऑफ द एटम, the whole mass of the atom, the whole mass of the atom is concentrated at the nucleus. The whole mass of the atom is concentrated at the nucleus. nucleus में concentrated है, whole mass, सभी mass concentrated है। ठीक है, तीसरी बात, फोर्थ वन। अब फोर्थ में देखोगे तो 1 out of 10 to the power 6 particle was deviated then more than 180 डिग्री। 1 मिलियन में एक पार्टिकल ऐसा भी था जो 180 डिग्री में डिफ्लेक्शन कर रहा था। तो इसका मतलब क्या होगा? जैसे कि सोचो ये 180 डिग्री में कितना पार्टिकल डिफ्लेक्शन कर रहा था? 1 मिलियन में, सर एक ही पार्टिकल।
तो मतलब एक पार्टिकल अल्फा ऐसा भी था, वो एकदम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस में जा रहा था। इफ ये न्यूक्लियस है, 1 मिलियन में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा भी था जो डायरेक्टली सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस के पास जा रहा था। जब ये अल्फा पार्टिकल सेंटर ऑफ न्यूक्लियस में ऐसे करके जा रहा, तभी ये अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस 180 डिग्री में क्या कर रहा है बेटा, डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज हाईली डेंस, न्यूक्लियस इज हाईली डेंस, बहुत डेंसिटी है उसमें, क्योंकि वो 180 से भी ज्यादा एंगल में डिफ्लेक्ट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस इज हाईली डेंस, बहुत डेंसिटी है न्यूक्लियस में। बाद में जब न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियाई वाला जब चैप्टर पढ़ोगे ना बेटा, तभी पता चलेगा कि न्यूक्लियस का डेंसिटी ना वाटर से भी ज्यादा होता है। न्यूक्लियस का डेंसिटी होता है लगभग 10 टू द पावर 15, और पानी का डेंसिटी कितना होता है 10 टू द पावर 3। मतलब न्यूक्लियस इज हाईली डेंस। ठीक है बेटा। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस था रुदरफोर्ड को मिला ये एक्सपेरिमेंट में। तो रुदरफोर्ड ने कहा नंबर 1 मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी। नंबर 2 में कहा कि देयर इज अ टाइनी स्पेस विद द पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड। एंड थर्ड में कहा कि होल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस। और फोर्थ में कहा कि न्यूक्लियस इज हाईली डेंस। तो इसका मतलब ये मॉडल में आप देखोगे तो बीच में क्या है बेटा, न्यूक्लियस, एकदम टाइनी स्पेस में न्यूक्लियस है जिसका चार्ज रुदरफोर्ड ने बताया पॉजिटिव। और मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी, मतलब स्पेस एम्प्टी था, 99% ले लो एम्प्टी है। और बहुत दूर में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे करके क्या कर रहा था बेटा, रिवॉल्व कर रहा था। ठीक है, दैट मींस एट फार डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस द इलेक्ट्रॉन वाज रिवॉल्विंग। ये कौन है बेटा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मतलब रुदरफोर्ड मॉडल आप देख सकते हो कि डायरेक्टली आप एक सोलर सिस्टम की तरह ले सकते हो। ये सन है और ये अर्थ है, और सन के चारों तरफ ऐसे करके रिवॉल्व कर रहा है। एटम भी वही है। अब बट एक चीज, जब मैं क्लास 12 पे था ना, मैं भी ये चीज सोचता था कि देखो बेटा कि सर रुदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट जब किया, रुदरफोर्ड के A to Z मतलब शुरू से लास्ट तक आप देख सकते हो कि न्यूक्लियस के बारे में डिस्कशंस किया है। मतलब न्यूक्लियस ऐसा है, न्यूक्लियस का मास ऐसा है, न्यूक्लियस का चार्ज ये है, न्यूक्लियस वो है, न्यूक्लियस ये है, ये न्यूक्लियस के बारे में बात किया है। पर ये जो मॉडल जब रुदरफोर्ड ने तैयार किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का बात आया, और रुदरफोर्ड ने ये भी ऐड किया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व होगा। देखो बेटा, ये जो ऑब्जर्वेशन का किधर भी हमें इलेक्ट्रॉन का इंफॉर्मेशन मिला था नहीं ना, पर रुदरफोर्ड को कैसे पता चला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिवॉल्व करेगा चारों तरफ किसका, न्यूक्लियस का। कैसे पता चला रुदरफोर्ड को कि सरस्वती माता ने आके रुदरफोर्ड के कान पे बोल दिया कि बेटा तुमने एक मिस्टेक किया है, इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करना होगा न्यूक्लियस के चारों तरफ। नहीं ना, तो कैसे कैसे कैसे? देखो बेटा, इसमें भी एक लोचा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सभी को पता है, क्या है बेटा, नेगेटिव। अब न्यूक्लियस का चार्ज भी पता होगा, क्या है सर, पॉजिटिव। और ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो दोनों के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। कौन सा वाला, अट्रैक्टिव वाला। अब ये दोनों के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव वाला लगेगा, तो इफ सोचो कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को एक ऐसा फोर्स लगेगा नीचे के तरफ। कौन खींच रहा है, पॉजिटिव बोल रहा है मुझे इलेक्ट्रॉन बहुत पसंद है, तुम आओ मेरे पास, कभी आओ हवेली पे, बोल के इसको बुला रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा और पॉजिटिव के साथ कोलाइड होगा तो एनिहिलेट हो जाएगा। तो इसका मतलब फिर भी हम लोग यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ द एटम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो रुदरफोर्ड ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन स्टैटिक में है तो ये नीचे की तरफ फॉल होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए रुदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि देखो बेटा, इफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जब इफ इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, तभी इलेक्ट्रॉन को ना एक फोर्स लगेगा बाहर के तरफ, जिसको सभी को पता होगा, जिसको क्या कहते हो बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मतलब इलेक्ट्रॉन को दो फोर्सेस लग रहा है, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। तो ऊपर वाला हो गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नीचे वाला हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
तो जब ये रिवॉल्व करेगा तभी ये दो जो फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये जो सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों इक्वल होगा। तो मतलब ये दो फोर्स एक दूसरे को क्या करेगा, बैलेंस। तो ये दो फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, तो इसका मतलब ये बेटा कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट जीरो। इलेक्ट्रॉन को कुछ फोर्स ही नहीं लगेगा, जिसका मतलब इलेक्ट्रॉन अब हो जाएगा आपका स्टेबल। स्टेबल क्या बन जाएगा, स्टेबल, स्टेबल, ठीक है। तो ये बना स्टेबल, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे करके रिवॉल्व कर रहा है। ये था रुदरफोर्ड का मॉडल बेटा, ये था क्या, रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। तो ये मॉडल के मुताबिक बहुत सारा प्रॉपर्टीज हम लोग ने एक्सप्लेन किया साइंस में, सिर्फ फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में भी किया, ठीक है। बहुत तरह का फिनोमिना एक्सप्लेन भी किया ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस। रुदरफोर्ड को एकदम सभी ने कहा वाह वाह, आपको साइंटिस्ट बनना है तो बनो रुदरफोर्ड की तरह, इतना बढ़िया सा मॉडल दिया है। पर ये जो खुश मतलब ये जो लाइफ था रुदरफोर्ड का, ये शॉर्ट टाइम के लिए था, क्योंकि उसके बाद बहुत दिन के बाद या बहुत साल के बाद भी कह सकते हो, उसके बाद एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मैक्सवेल। एक्चुअली मैक्सवेल एक मैथमेटिशियन है। मैक्सवेल ने एक चीज बताया, एक लाइन या एक स्टेटमेंट बताया जिसने रुदरफोर्ड का लाइफ ही खत्म कर दिया। वो क्या था, मैक्सवेल ने कहा था कि द एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, क्या बताया था, एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल रेडिएट्स एनर्जी। सिर्फ इतना ही बताया, क्या बताया कि एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल रेडिएट्स एनर्जी। तो जब एक पार्टिकल, चार्ज वाला पार्टिकल एक्सीलरेट कर रहा है ना, तभी चार्ज वाला पार्टिकल क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। ये जब स्टेटमेंट मैक्सवेल ने दिया तो रुदरफोर्ड का जो फेम या रुदरफोर्ड का जो बोलो एटॉमिक मॉडल है वो खत्म। क्यों सर, क्यों, अरे बाबा इतना ही स्टेटमेंट में क्यों सर, इसका जो मॉडल है वो बर्बाद हो गया सर, बर्बाद। ओके बेटा, इसके लिए हम लोग डिस्कशंस करेंगे, बट नॉट इन दिस वीडियो, बहुत लंबा हो गया होगा। वी विल डिस्कस अबाउट दिस वन इन द नेक्स्ट वीडियो। थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट होना भी चाहिए ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 में, जहाँ पे हम लोग बोर एटॉमिक मॉडल भी यहाँ पे लेके आएंगे। तो ये वीडियो हम लोग खत्म करेंगे। तो आपको कैसा लगा, इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक इट, शेयर इट एंड इवन यू कैन कमेंट इट, आपको कैसा लगा। एंड इफ आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये नीचे वाला लाल बटन को आप प्रेस करके ये वाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो छोटा सा फैमिली है इसको आप बढ़ाइए, इंक्रीज करिए ग्रेजुअली, ठीक है। तो धन्यवाद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।